हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, हमें पता है एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम में अब बहुत कम टाइम है और हम इस बुक का डिस्कशन हो सकता है कि लास्ट तक कंप्लीट ना हो पाए। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझे एग्ज़ाम ओरिएंटेड लग रहा है, अब मैं उन टॉपिक को पहले डिस्कस करा दे रही हूँ। बाकी जो एक दो चैप्टर बचे रह गए उनका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवा दिया गया। पूरे बुक का PDF आप वहाँ से पढ़ लीजिए। जो नहीं हो पाएगा उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और अभी हमारे पास 2-3 दिन का टाइम है, जितना हो सकेगा मैं करवा दूंगी। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन सबको अब जो 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 इम्पोर्टेंट है उसको मैं करवा रही हूँ। ठीक है, टॉपिक है आज हमारा जो है वो बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग से है। इससे जितने भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आए हैं उसको हम लोग देखेंगे। लास्ट में अपना कमेंट फीडबैक हमें जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यानी 3 इसमें गलत है, एक ही सही है। पहला दिया है केंद्रीय चावल अनुसंधान शिमला में, तो बिल्कुल केंद्रीय चावल अनुसंधान शिमला में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। पहला तो गलत हो गया। अगर ये शिमला में नहीं पाया जाता तो कहाँ पे पाया जाता है? इसी को सीरी के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल रिसर्च राइस इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1946 को हुआ था और ये है कहाँ? तो ये कटक में है, उड़ीसा कटक में। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है केंद्रीय औषधि अनुसंधान रिसर्च मतलब संस्थान कहाँ पे है? कटक में। तो कटक में भी हम लोगों ने देखा राइस वाला है। अगर कटक में राइस वाला है तो CDRI सीड्री कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। तीसरा दिया है बॉटनिकल रिसर्च अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। दूसरा और तीसरा लखनऊ में है। चौथा दिया है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान जो है ये मैसूर में है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पे है? मैसूर में है। इसकी स्थापना 21 अक्टूबर 1950 को मैसूर कर्नाटक में किया गया था। राइस अनुसंधान कहाँ पे है? कटक उड़ीसा में है। औषधि और वनस्पति कहाँ है? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यही सही है, बाकी यहाँ सारे गलत हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे हमारा TGT PGT DSSB बिहार TRE सबकी तैयारी आपको देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है गोल्डन राइस के लिए सही है। गोल्डन राइस के लिए यहाँ पे क्या सही है? पहला दिया बीटा कैरोटीन युक्त चावल। दूसरा है इसका रंग पीला होता है। तीसरा दिया यह एक GM चावल है, जेनेटिक मॉडिफाइड चावल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसके तीनों ही सही है। इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है, और जेंथोफिल भी इसमें पाया जाता है। यह सुनहरा चावल होता है, जेंथोफिल के कारण इसका रंग सुनहरा हो जाता है और यह आनुवांशिक रूप से बायोफर्टिलाइज्ड फसल है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान और इसके राष्ट्रीय भागीदारों ने विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए गोल्डन राइस को विकसित किया है। अब बताइए आप, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? अभी मैंने आपको बताया केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन अभी अभी बताया गया था, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिकी रूप से रूपांतरित किस्मों को बृहद स्तर पर उगाया जाता है? गेहूं एवं आम, सरसों और मूंगफली, कपास और सोयाबीन, मटर और बाजरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कपास और सोयाबीन। व्यावसायिक रूप से पूछा है, तो व्यावसायिक रूप से जो GM है यानी आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें हैं उसमें आलू हो गया, ऑर्बिन्स हो गया, और ऑर्बिन क्या है? तो ये बांग्लादेश में पाया जाता है। आलू सबसे ज़्यादा कहाँ पे संशोधित करके उगाया जाता है? तो USA में उगाया जाता है। चुकंदर हो गया, सोयाबीन हो गया, कपास हो गया, ये सारी चीज़ें जो है उगाई जाती हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हीरोडिन किस ट्रांसजेनिक पौधे में पाया जाता है? हीरोडिन किस में पाया जाता है? यह एक प्रोटीन है जिससे जो है ब्लड क्लॉटिंग होती है इसमें, यानी ब्लड क्लॉटिंग के गुण पाए जाते हैं। यह प्रोटीन जोक से निर्मित होता है। किस से निर्मित होता है? जोक से। तो ये किस में पाया जाएगा? ब्रेसिका नैपस के बीजों का उपयोग
हीरोडिन के ट्रांसजेनिक के रूप में किया जाता है, किसका? ब्रेसिका नेपस में। और हीरोडिन पाया कहाँ से जाता है? तो ये जोंक में पाया जाता है। ये करता क्या है? तो ये ब्लड का थक्का यानी एंटीकोआगुलेंट का कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्रेसिका नेपस के बीजों का उपयोग रिकॉम्बिनेटेड हीरोडिन के उत्पादन के लिए किया जाता है। यह एक प्रोटीन है जिसमें थक्का रोधी गुण होते हैं। यह प्रोटीन जोंक द्वारा निर्मित है। इस प्रोटीन के लिए जीन एकोडिंग को अलग किया जाता है और ब्रेसिका नेपस में शामिल किया जाता है। फिर प्रोटीन को ब्रेसिका नेपस के बीजों से अलग किया जाता है, अर्थात हीरोडिन ब्रेसिका नेपस ट्रांसजेनिक पौधे से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पॉलीमरेज श्रृंखला प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में सही क्रम है तो कौन सा है? तो पॉलीमरेज में पहले होता है डीनेचुराइजेशन, फिर होता है एनिलिंग, फिर होता है एक्सटेंस। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी को पीसीआर के नाम से जाना जाता है। पीसीआर प्रक्रिया 3 खंडों में होती है, डीनेचुराइजेशन, एनिलिंग, फिर एक्सटेंशन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट वाज, पहला ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा था? तो पहला ट्रांसजेनिक प्लांट टोबैको था। इसे स्टार मार्क करिएगा। कब किया गया? 1982 में। निकोटीना टोबैकम, ठीक है, इसका साइंटिफिक नाम है और यह पहला ट्रांसजेनिक था। बीटी कपास जो था ये भारत में पहला संशोधित किया गया था व्यवसायीकरण के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगुणित पादप पैदा किया जाता है, हैप्लॉइड प्लांट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, किससे किया जाता है? तो ये पॉलन कल्चर से किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। किससे किया जाता है? पॉलन कल्चर से। प्लांट टिश्यू कल्चर का एक प्रमुख, एक मिनट रुक जाइए, हाँ, एक प्रमुख भाग अगुणित पादप का उत्पादन भी है, जिसमें पौधे के अगुणित भाग को न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में रख के पौधे तैयार किए जाते हैं। अगुणित पादप के लिए पॉलन संवर्धन एक मुख्य तकनीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक परवल खरपतवार नाशक है? परवल खरपतवार नाशक कौन सा है? तो 2,4-D, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 2,4-D ये एक प्रबल खरपतवार नाशक है। कुछ सिंथेटिक ऑक्सीड जैसे 2,4-D का बहुतायत रूप से खरपतवार नाशक के रूप में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, पौधे के किस भाग में ऊतक से पूर्ण पौधे का निर्माण निम्नलिखित किस प्रक्रिया पर आधारित है? पौधे के किसी भाग के ऊतक से पूर्ण पौधे का निर्माण किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो यह टोटिपोएंसी कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पौधे का मुख्य लक्षण टोटिपोएंसी, जिसमें पौधे के किसी भाग से एक पूर्ण यानी कंप्लीट पौधा तैयार किया जाता है। जैसे आप लोगों ने गुलाब का देखा होगा, गुलाब के स्टेम को काट कर उसकी कटिंग करके एक नया गुलाब का पौधा तैयार कर लिया जाता है, इसी को टोटिपोएंसी कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग आरएनए अणुओं को पहचानने के लिए किया जाता है? आरएनए अणुओं को पहचानने के लिए किस तकनीक का यूज किया जाता है? तो नॉर्दर्न ब्लॉट्स का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नॉर्दर्न ब्लॉट्स का उपयोग आरएनए अणुओं को पहचानने में लाया जाता है। डीएनए के लिए सदर्न ब्लॉट्स और प्रोटीन के लिए वेस्टर्न ब्लॉट का यूज किया जाता है। अगर पूछा जाए डीएनए के लिए तो सदर्न ब्लॉक डीएनए के लिए, और प्रोटीन के लिए वेस्टर्न ब्लॉट्स का यूज किया जाता है, और आरएनए के लिए नॉर्दर्न ब्लॉट्स का यूज किया जाता है। आरएनए के लिए नॉर्दर्न ब्लॉट्स का यूज किया जाता है। नॉर्दर्न ब्लॉट्स तकनीक को वैज्ञानिक जेम्स एल्वाइन, डेविड कैंप और जॉर्ज स्टॉक द्वारा 1977 में विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न विटामिन में से कौन सा विटामिन कैलस वृद्धि के लिए आवश्यक है? कैलस वृद्धि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी थायमिन। थायमिन जो है ये कैलस वृद्धि के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, थायमिन को विटामिन B1 के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन, एजोला को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्यों? एजोला को जैव उर्वरक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि हम सभी को पता है एजोला जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार होता है, नाइट्रोजन फिक्सीकरण के लिए फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवता रखता है। कैलस निर्माण होता है, कैलस का निर्माण कहाँ होता है? तो कैलस का निर्माण प्लांट टिश्यू कल्चर में होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कैलस का निर्माण कहाँ होता है? प्लांट टिश्यू कल्चर में होता है। निम्न में से कौन सा ट्रांसजेनिक पौधा है? तो हाइब्रिड राइस जो है ये ट्रांसजेनिक पौधा है। एक ट्रांसजेनिक पौधे का संशोधित जीव है जहाँ आनुवांशिक इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीकों के माध्यम से जीन को एक से दूसरे जीव में स्थानांतरित किया जाता है। एक ट्रांसजेनिक पौधा कौन सा है? हाइब्रिड राइस। ऑप्शन डी।
पहला ट्रांसजेनिक पौधा 1882 में तंबाकू में, मतलब पहला कौन सा था ट्रांसजेनिक? तंबाकू, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। और व्यावसायिक रूप से पहला ट्रांसजेनिक कौन था? बीटी कॉटन था, बीटी कपास था, ठीक है, व्यावसायिक रूप से। अगर व्यावसायिक रूप से पूछे तो बीटी कॉटन मार्क करके आना है, अगर पहला पूछ ले तो तंबाकू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे उदाहरण जैसे गोल्डन राइस, बीटी कॉटन, बीटी वैगन, फ्लेवर सेवर, टमाटर, हाइब्रिड चावल, ये गैर ट्रांसजेनिक है, ठीक है। हाइब्रिड राइस, एक मिनट रुक जाइए, क्या पूछा है यहाँ पे? कौन सा नहीं है? देखिए नहीं है तो हाइब्रिड राइस नहीं है, बाकी गोल्डन राइस, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल ये सब है, ठीक है। पूरा ऑप्शन ना पढ़ने की वजह से ये ब्लेंडर हो गया। आप लोग को एग्जाम में बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कायिक भ्रूणों को जिसमें समपुष्टिकीकरण से कृत्रिम बीजों का निर्माण किया जाता है, सिंथेटिक सीड इज प्रोड्यूस्ड बाय इनकॉर्पोरेटिंग सोमैटिक एम्ब्रियो विद, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा? सोडियम क्लोराइड, सोडियम एल्जिनेट, सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम नाइट्रेट। सही जवाब ऑप्शन बी, सोडियम एल्जिनेट। कृत्रिम बीजों का निर्माण दैहिक भ्रूणों को सोडियम एल्जिनेट के साथ संपुटित यानी कि इनकॉर्पोरेट करके किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक ही पादप से प्राप्त आनुवांशिकता समरूप पौधों को संविष्टि कहलाती है। पौधों की संविष्टि क्या कहलाती है? एक ही पादप से अगर प्राप्त किया जाए तो वो क्लोन कहलाएंगे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आनुवांशिक रूप से समान प्राणियों की समान जनसंख्या का उत्पादन क्लोनिंग कहलाता है, यानी कि एक ही पादप से अगर प्राप्त करके दूसरा पादप बना जाए तो उसे उसकी क्लोनिंग कहते हैं, ठीक है। पहला क्लोनिंग जीव कौन सा था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा उसका नाम क्या था, वो एनिमल कौन सा था और उसका नाम कौन था, पहला जो क्लोनिंग किया गया था। अगला है इको आर वन क्या है? इको आर वन क्या है? इको आर वन टर्मिनल ट्रांसफ्रेज है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वेक्टर वायरस है या फिर वेक्टर प्लाज्मिड है। तो इको आर वन जो है ये वेक्टर एंजाइम है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये है क्या? तो यह एक प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस है जो ई कोलाई से पृथक किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कृत्रिम संवर्धन माध्यम बनाने में कभी कभी सक्रिय चारकोल यानी कि एक्टिवेटेड चारकोल क्यों मिलाया जाता है? चारकोल का यूज क्यों किया जाता है? ऑप्शन दिया है कार्बन के स्रोत के रूप में, एंटीबायोटिक के रूप में, रिड्यूसिंग टॉक्सिसिटी के रूप में या फिर फॉर एनर्जी सोर्स। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर रिड्यूसिंग टॉक्सिसिटी। कृत्रिम संवर्धन माध्यम बनाने में कभी कभी एक्टिव्ड चारकोल का यूज विषाक्तता अवकारक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सक्रिय चारकोल जो होते हैं ये महीन होता है, गंधहीन काला पाउडर होता है, ये पौधे से टॉक्सिसिटी यानी विषाक्तता को दूर करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्लोनल एंटीबॉडी के उत्पादन की तकनीक को कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? ट्रांसलेशन, हाइब्रिडोमा, सैब्रिडेक्शन या फिर हाइब्रिडाइजेशन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइब्रिडोमा। क्या हो जाएगा? हाइब्रिडोमा। मोनोक्लोन एंटीबॉडी के उत्पादन की तकनीक को हाइब्रिडोमा कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाइब्रिडोमा कोशिका का एक माइलोमा लिम्फोसाइट के साथ समान एंटीबॉडी स्रावित करके लिम्फोसाइट को फ्यूज करके निर्मित होती है और एंटीबॉडी का उत्पादन नहीं करती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार है? डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार क्या होता है? डीएनए का न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम, बिल्कुल सही जवाब, पहला ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डीएनए का न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार है। इन चरणों में डीएनए को टुकड़ों में काट दिया जाता है। साइड प्रतिबंधित के टुकड़े लंबाई विश्लेषण के लिए प्रतिबंध एंजाइम को पहचाना जाता है। अगर पूछा जाए डीएनए फिंगरप्रिंट्स दी किसने थी या तकनीक डेवलप किसने की, तो जेफरीज के द्वारा 1984 में डेवलप की गई थी। इसे स्टार मार्क करिएगा। डीएनए फिंगरप्रिंट्स किसके द्वारा डेवलप की गई? जेफरीज के द्वारा। कब? 1984 में। अगला क्वेश्चन, आणविक कैंची है, मॉलिक्यूलर सीजर कौन सा है? रिस्ट्रिक्ट एंडोन्यूक्लियस, बिल्कुल सही जवाब, पहला ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रिस्ट्रिक्ट एंडोन्यूक्लियस एक आणविक कैंची है जिसे जैविक कैंची के रूप में भी जाना जाता है। एंजाइम प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस को पहली बार
1978 में स्मिथ और नॉर्थन के द्वारा खोजा गया था। आणविक कैंची को किसके द्वारा खोजा गया? तो जो एंजाइम है जिसे रिस्ट्रिक्ट एंडोन्यूक्लियस कहते हैं, यह किसके द्वारा खोजा गया था? ये स्मिथ और नॉर्थन के द्वारा 1978 में खोजा गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जीन अभियांत्रिकी में जैविक कैंची का कार्य करता है? तभी हम लोगों ने देखा रिस्ट्रिक्ट एंडोन्यूक्लियस जो है ये आणविक कैंची का या फिर इसी को जैविक कैंची के नाम से जाना जाता है। ये अलग कहाँ से किया गया? तो ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से अलग किया गया था। किससे अलग किया गया था? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में से। इसका कार्य क्या है? तो प्रतिबंध स्तर पर डबल फंसे हुए डीएनए को अलग करता है। अगला क्वेश्चन, डीएनए के रासायनिक चाकू है, डीएनए का अलग कौन करता है? तो अभी हम लोगों ने देखा रिस्ट्रिक्ट एंडोन्यूक्लियस करता है, इसी को रासायनिक चाकू या फिर इसी को जैविक चाकू या इसी को आणविक चाकू के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्रुस टमाटर को नियोजित करके विकसित किया गया। ब्रुस टमाटर को नियोजित करके विकसित किया गया एंटीसन आरएनए टेक्निक, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन ऑफ सिलेक्शन या फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। दैहिक संस्करण को नियोजित करके ब्रुस फ्रूट टमाटर यानी आनुवांशिक रूप से जो संशोधित है, जिसे बीपी टोमेटो कहते हैं, ये दैहिक संस्करण एक तकनीक है जो प्रोटोप्लाज्म संलयन द्वारा सेकुकर जीनोम के हेर फेर की अनुमति देता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कॉस्मिड एक क्रॉस साइट वाले प्लाज्मिड होते हैं। क्रॉस प्राप्त होता है, क्रॉस कहाँ से प्राप्त होता है? सही जवाब हो जाएगा लैम्डा फेज से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कॉस्मिड एक प्रकार का हाइब्रिड प्लास्टिड है जिसमें लैम्डा फेज से क्रॉस अनुक्रम मिलता है। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकी प्रौद्योगिकी में प्रयोग किया जाने वाला टीआई प्लाज्मिड प्राप्त होता है। टीआई प्लाज्मिड कहाँ से प्राप्त होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में टीआई इसका सही जवाब हो जाएगा। ये प्राप्त होता है एक्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफिएंसिस से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफिएंसिस से प्राप्त होता है। टीआई प्लाज्मिड पादप कोशिकाओं की आनुवांशिक अभिकेंद्री में प्राकृतिक वेक्टर के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह अपने टीडीएनए को जीवाणुओं से पादप जीनोम में हस्तांतरित कर सकता है और ट्रांसजेनिक पौधे के निर्माण में इस प्लाज्मिड का संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पीसीआर प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है? कौन सा एंजाइम पीसीआर प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है? तो टैग पॉलीमरेज जो है ये पीसीआर प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? टैग पॉलीमरेज। अगला क्वेश्चन, पीसीआर में प्रयुक्त डीएनए पॉलीमरेज किस जीव से प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाएगा पॉलीमरेज? ऑप्शन दिया है ई कोलाई, एक्रोबैक्टीरियम, रोडोबैक्टीरियम या थर्मस एक्विसिटम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, थर्मस एक्विसिटम। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसे पीसीआर कहते हैं, ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किया जाता है। इस तकनीक का प्रयोग करके डीएनए अणुओं की अनेक प्रतियां यानी कि उसके डुप्लीकेट्स तैयार कर डीएनए सीक्वेंस बनाया जाता है। इस तकनीक का प्रयोग क्लीनिंग लेबोरेटरीज तथा रिसर्च लेबोरेटरीज में किया जाता है। इस तकनीक का विकास कब हुआ? तो 1983 में मैरी मुलिस ने इसका विकास किया पीसीआर का। अधिकांश पीसीआर में प्रयुक्त डीएनए उष्मा अस्थायी यानी हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, जैसे टैग पॉलीमरेज। ये पॉलीमरेज थर्मस एक्विसिटम नामक बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। थर्मस एक्विसिटम क्या है? तो ये एक बैक्टीरिया है, यहाँ से टैग पॉलीमरेज प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, थर्मोफिलस एक्विसिटम से निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्राप्त होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा टैग पॉलीमरेज। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, जैव कीटनाशी के रूप में प्रयोग किया जाने वाला बैसिलस प्रजाति है। जैव कीटनाशी के रूप में तो बैसिलस यूरिजेनेसिस जो है ये जैव कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। वे जीन जो जीवाणुओं को प्रतिजैविक प्रतिरोध प्रदान करते हैं कहाँ अवस्थित होते हैं? पॉलीराइबोसोम में, प्लाज्मिड में, माइटोकॉन्ड्रिया में या प्लाज्मा झिल्ली में। सही जवाब ऑप्शन बी, प्लाज्मिड में। अगला क्वेश्चन, ऐसे जीन जो जीवाणुओं में प्रतिजैविक प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं वे स्थित होते हैं कहाँ होते हैं? तो वो प्लाज्मिड में होते हैं। ऑप्शन बी सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे जीन जो जीवाणुओं में
जैविक प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देते हैं, वो कहाँ होते हैं? प्लाज्मिड में होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान्य है? कौन सा है? तो टिट्रिकेल है। ऑप्शन सी बी इसका सही जवाब हो जाएगा। टिट्रिकेल एक मानव निर्मित अनाज है। धान्य यानी कि धान की बात नहीं की जा रही, राइस की बात नहीं की जा रही, अनाज की बात की जा रही है, सेरल की। तो इसमें कौन सा है? टिट्रिकेल है। टिट्रिकेल 19वीं शताब्दी के अंत में स्कॉटलैंड और जर्मनी की प्रयोगशालाओं में उगाया गया था। ये है क्या? तो ये गेहूं की प्रजाति है, गेहूं और राई की पहली संकर क्रॉस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। PVR 322 प्रसिद्ध है। PVR 322 किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्लाज्मिड है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। PVR 322 एक प्रसिद्ध प्लाज्मिक वेक्टर है यह पहला कृत्रिम क्लोनिंग वेक्टर भी है। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इस क्वेश्चन को। पहला प्लाज्मिड वेक्टर कौन सा है? प्रसिद्ध प्लाज्मिक वेक्टर PVR 322। और पहला कृत्रिम क्लोनिंग वेक्टर कौन सा है? यही है, PVR 322। इसे 1997 में बोलिवर और रोड्जिंग द्वारा ई कोलाई प्लाज्मिड से विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक प्रयोगशाला द्वारा उत्पादित प्रत विषाणु प्रोटीन है? ह्यूमिलिन, इंटरफेरॉन, फ्यूमाजेनिलिन या फिर ग्रीसियोफुलिविन? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन एक आनुवंशिक रूप से इंजीनियरिंग एंटीवायरल प्रोटीन है, मानव प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन। सदर्न ब्लॉटिंग एक विधा है। सटम ब्लॉटिंग किससे संबंधित है? तो हम लोगों ने देखा था सदर्न ब्लॉटिंग DNA से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। परावैंगनी विकिरण का एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। परावैंगनी विकिरण का एक महत्वपूर्ण प्रभाव क्या है? प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट टॉटोमर्स, ब्रेकेज ऑफ फास्फोराइलेशन बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पिरामिडीन डाइमर्स या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर्मेशन ऑफ पिरामिडीज डाइमर्स। परावैंगनी किरणों और सौर विकिरणों का सबसे ऊर्जावान उत्परिवर्तन और कार्सिनोजेनिक घटक है जो सीधे DNA द्वारा अवशोषित किया जाता है। इसमें आसान पिरामिडीन वेस के बीच डाइमेटिक प्रोडक्शन को जन्म दिया जाता है। दो प्रकार के इन बाकी संशोधन को पिरामिडीन डाइमर उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित तकनीकों में से कौन सा फॉरेंसिक विज्ञान में उपयोग किया जाता है? फॉरेंसिक विज्ञान में कौन उपयोग किया जाएगा? DNA फुटप्रिंट, DNA फिंगरप्रिंट या जेनेटिक मैपिंग, जेनेटिक इम्प्रिंटिंग? सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। तीनों का यूज जो है फॉरेंसिक विज्ञान में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन। टाइम कम है इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, अब हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय विज्ञान को DNA फिंगरप्रिंट यानी कि DNA अंगुली मुद्रण DNA फिंगरप्रिंट पर किए गए अपने शोध कार्य के लिए जाना जाता है? कौन थे? तो लालजी सिंह। इन्हें DNA फिंगरप्रिंट के पिता के नाम से जाना जाता है। इन्होंने DNA फिंगरप्रिंट पे बहुत अच्छा शोध किया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। DNA फिंगरप्रिंट के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? लालजी सिंह को। अगला क्वेश्चन। वह प्रजाति जिसमें प्रमता अगुणित भ्रूण उत्पन्न करने की सफलता है? तो धतूरा में है। किसमें है? धतूरा में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। स्ट्रेमोनियम को अल्सर, घाव, सूजन, गठिया, बुखार, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस सहित कई विभिन्न मानव बीमारियों के लिए एक उपयोगी उपाय माना जाता है और प्रथम अगुणित भ्रूण उत्पन्न इसी ने किया, धतूरा स्ट्रेमोनियम। अगला क्वेश्चन। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स होते हैं। ओकाजाकी फ्रैगमेंट किसमें होते हैं? DNA के छोटे छोटे टुकड़े को ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये DNA का छोटा टुकड़ा होता है। अगला क्वेश्चन। ट्रांसजेनिक जानवर वे होते हैं जिसमें, ट्रांसजेनिक जानवर में क्या होता है? समस्त कोशिकाओं में बाह्य RNA होता है, कुछ कोशिकाओं में बाह्य DNA होता है, समस्त कोशिकाओं में बाह्य DNA होता है या इनमें से कोई नहीं? तो ट्रांसजेनिक एनिमल जो होते हैं उसमें फॉरेन DNA इन ऑल ऑफ इट्स सेल। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स ऐसे जानवर होते हैं जिसमें जीनोम में एक बाह्य यानी कि विदेशी जीन यानी दूसरा जीन होता है। ठीक है, इस तरह के जानवरों को समानता DNA के एक निषेचित अंडे के प्रसंस्करण से सूक्ष्म अनुक्रमणिक द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। LT बायोलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन है। ट्रांसजेनिक पादप उत्पन्न किए जाते हैं। ट्रांसजेनिक पादप कहाँ से उत्पन्न किए जाते हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा फॉरेन जीन उसमें शामिल होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जैसे BT कॉटन हो गया, ये एक ट्रांसजेनिक प्लांट है।
जो व्यावसायिक रूप से पहली बार उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकी अभियंत्री द्वारा उत्पन्न पौधे में रसायन तथा औषध उत्पादन को क्या कहते हैं? पहला दिया है आणविक खेती, बिल्कुल सही जवाब है। मॉलिक्यूलर फार्मिंग इसी को कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा उत्पन्न पौधे में रसायन, एक मिनट क्या हो रहा है, रसायन तथा औषध उत्पादन करने की तकनीक को ही आणविक खेती कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सटल सम्मोहक संदर्भित होते हैं। सटल वेक्टर जो है ये सटल वेक्टर रिफर टू किसमें होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इन टू डिफरेंस स्पीसीज, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सटल संवाहक संदर्भित होते हैं पुनर्संयोजन प्लाज्मिड को, जिसे दो या दो से अधिक विभिन्न प्रजातियों से प्रवर्धित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, लाइगेज एंजाइम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो लाइगेज एंजाइम जो है ये डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज से डीएनए टेम्पलेट पर पूरक डीएनए का संश्लेषण होता है और लाइगेज जो होता है ये डीएनए खंडों को जोड़ने का कार्य करता है। बीटी ट्रांसजेनिक फसलों में प्रतिरोधी होता है। बीटी ट्रांसजेनिक फसलों में किसका प्रतिरोधी होता है? तो कीटों की, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जिससे उनको कीट खराब ना कर पाए इसलिए इसमें कीटों का एंटीबायोटिक्स डाला जाता है। अगला क्वेश्चन, हाइब्रिडोमा तकनीकी है। हाइब्रिडोमा तकनीकी क्या है? तो हाइब्रिडोमा तकनीकी जो है ये कोशिका कल्चर माध्यम से प्राप्त मोनोक्लोन प्रतिरक्षी है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाइब्रिडोमा तकनीकी कोशिका के कल्चर माध्यम से मोनोक्लोन प्रतिरक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, ऑप्शन डी सही जवाब। कोहर और मिलस्टीन ने विधि विकसित की। कोहर और मिलस्टीन ने कौन सी विधि बनाई? तो उन्होंने मोनोक्लोन एंटीबॉडी उत्पन्न करने की विधि उत्पन्न की, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कोहर और मिलस्टीन ने मोनोक्लोन एंटीबॉडी उत्पन्न करने की विधि बनाई थी, ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, एक प्रक्रिया जिसका नतीजा जीन्स के नए संयोजन का एकल कोशिका में समानाकलन है वह कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा आनुवांशिक पुनर्संयोजन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेंस कहलाता है, कॉम्बिनेशन कहलाता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। आनुवांशिक पुनर्संयोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी कोशिका में नए जीन का संयोग करके नए लक्षणों वाले जीवों की उत्पत्ति होती है, ऑप्शन ए सही जवाब। इनमें से कौन सा आनुवांशिक चिन्हक के अत्यंत बहुरूपी होने की अधिकतम संभावना है? कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया है ANRFLP, ए माइक्रोसेटेलाइट, NSNP या ऑल ऑफ इबेब। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज आर इक्वल पॉलीमॉर्फिक, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये सभी इक्वल पॉलीमॉर्फिक है। अगला क्वेश्चन, कोल रेउटर ने किन विभिन्न किस्मों पर अपना प्रयोग किया? कोल रेउटर ने किस पे प्रयोग किया? तो कोल रेउटर ने तंबाकू पर किया था 1761 में, विभिन्न संकरण तंबाकू पर किया, परंतु इन्होंने कई आनुवांशिक लक्षणों की वंशानुगत का एक साथ अध्ययन करने का प्रयास किया जिसमें ये भ्रमित हो गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पद्धति जिसके द्वारा विभिन्न कोलाइडी पदार्थों को उनके मिश्रण से अलग किया जाता है। कोलाइडी पदार्थों को उनके मिश्रण से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑप्शन ए इसका सही जवाब। जो कोलाइडी मिश्रणों को उनसे अलग करने की प्रक्रिया इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस वह तकनीक है जिसमें कोलाइडी पदार्थों के मिश्रण में उपस्थित आयनों को अलग किया जाता है। TEM के लिए सत्य क्या है? TEM जिसे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, इसके लिए क्या सत्य है? पहला दिया है इसमें प्रकाश के स्थान पर इलेक्ट्रॉन का उपयोग किया जाता है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही जवाब है, इसका नाम ही ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। दूसरा है इसमें ग्लास लेंसों के स्थान पर विद्युत चुंबकीय लेंसों का उपयोग किया जाता है, दूसरा भी सही है। तीसरा दिया है इसमें वस्तु को सीधे आंखों से देखा जा सकता है, अगर सीधे देखा जा सकता तो इन सब चीज़ों का लेंस वगैरह का यूज क्यों करते? तो ये गलत हो जाएगा। इसकी मैग्नीफाइड क्षमता 2 मिलियन होती है, इसे वैज्ञानिक स्तर पर यूज किया जाता है। TEM यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगला क्वेश्चन, किसको कॉस्मेरिक डीएनए कहते हैं? कॉस्मेरिक डीएनए किसे कहते हैं? तो डीएनए रिकॉम्बिनेशन को ही कॉस्मेरिक डीएनए कहते हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम सफल ट्रांसजेनिक पादप कौन सा है? पहला ट्रांसजेनिक पादप कौन सा है?
तो पहला सफल ट्रांसजेनिक पौधा फ्लेवर सेटम टमाटर है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 1994 में पहला ट्रांसजेनिक पौधा है जो भोज्य पदार्थों के रूप में यूज किया जाता है। गोल्डन राइस विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है। बीटी कॉटन, जिसे बैसिलस यूरिजेनेसिस कहते हैं, इसके अलावा वार्म फॉर्म से सुरक्षा प्रदान करता है। सर्वप्रथम कीट प्रतिरोधी क्षमता से युक्त पहला आनुवंशिक परिवर्तन आखाद्य पौधा जो है वो तंबाकू है, लेकिन ये खाया नहीं जाता है। और खाया कौन सा जाता है? टमाटर। पहला व्यावसायिक रूप से उत्पादित किया गया बीटी कॉटन। सबसे पहला कौन सा जेनेटिक मॉडिफिकेशन किसमें हुआ? तंबाकू में। लेकिन पहला खाद्य कौन सा है? फ्लेवरिंग कौन सा है? तो फ्लेवर सेवर टमाटो। आयोग ने इसका जवाब ए माना था। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं दिया कि खाद्य है या अखाद्य है। अब आप देख लीजिए इसका जवाब आपको कैसे मार्क करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कृत्रिम क्रोमोसोम वेक्टर का एक उदाहरण है। कृत्रिम क्रोमोसोम वेक्टर का उदाहरण क्या है? तो फॉस्मिड है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फॉस्मिड एक कृत्रिम क्रोमोसोम वेक्टर है। फ्लेवर सेवर टमाटर उत्पन्न किए गए उस जीन की अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर जो उत्तरदायी है। कौन से जीन को अवरुद्ध करके फ्लेवर सेवर टमाटर जो है वो उत्पन्न किया गया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। पॉलीग्लैक्ट्यूनुरोज उत्पादन हेतु जो है फ्लेवर सेवर टमाटर एक जीन अभियांत्रिकी के माध्यम से प्राप्त किया गया था। इसकी भंडारण क्षमता ज़्यादा, छिलके मोटे गूदे और ज़्यादा कड़क होते हैं। इसे सड़न से बचाने के लिए इसमें जीन मॉडिफिकेशन किया गया जो इसमें कोएंजाइम पॉलीग्लैक्टोयूरोनेज का उत्पादन करता है। यह फसल को सड़ने से बचाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्ररोह शीर्ष संवर्धन की तकनीकी विकसित की गई। प्ररोह शीर्ष संवर्धन की तकनीकी किसके द्वारा दिए गए? टिया मॉरेल और मार्टिन के द्वारा। कब? 1952 में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें वही है, पौधे का शीर्ष मतलब काट के उसको फिर नए पौधे को उगाना, वही होता है। ये मॉरेल और मार्टिन के द्वारा दिया गया था। प्रकृति में ओकारोजी खंड एक साथ जुड़े हैं। प्रकृति में ओकारोजी खंड एक साथ किससे जुड़े हैं? तो डीएनए लाइगेज से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ओकारोजी खंड एक साथ डीएनए लाइगेज से जुड़े हैं। आरएनए से डीएनए की प्रतिलिपि बनाने के लिए जिम्मेदार एंजाइम है। आरएनए से डीएनए जो बनाता है उसे क्या कहते हैं? इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जो एंजाइम जिम्मेदार है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जिम्मेदार है। ठीक है, अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, आरएनए से जब डीएनए बनता है तो क्या कहलाएगा? आरएनए से जब डीएनए बनता है तो क्या कहलाएगा? डीएनए से आरएनए बनता है तो क्या कहलाएगा? आरएनए से आरएनए बनता है तो क्या कहलाएगा? डीएनए से डीएनए बनता है तो क्या कहलाएगा? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रिफिथ का प्रयोग कोकस और चूहे के साथ दिखाने के लिए डीएनए आनुवंशिक सामग्री का उदाहरण है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का उदाहरण है। किसका? ट्रांसफॉर्मेशन का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जीवाणुओं को माइटोकॉन्ड्रिया के वृत्ताकार डीएनए अणु एंजाइम द्वारा खुलते हैं। जीवाणुओं के माइटोकॉन्ड्रियल के वृत्ताकार डीएनए अणु किस एंजाइम द्वारा खुलेंगे? ये डीएनए गायरेज के द्वारा। किससे? डीएनए गायरेज के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, टिट्रिकेल फसलों का उत्पादन किसके इंटरजेनिक या इंटरजेनेरिक संस्करण द्वारा किया जाता है? टिट्रिकेल में तो गेहूं और राई आएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिक अभियंत्रिकी में वेक्टर की तरह प्रयुक्त होने वाले प्लाज्मिड में होना अति आवश्यक है। उसमें क्या होना अति आवश्यक है? तो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जीवाणुओं के केंद्रक में अतिरिक्त वृत्ताकार डीएनए तथा कोसा द्रव्य में 1 से 100 वृत्ताकार डीएनए के अणु पाए जाते हैं, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। प्रत्येक प्लाज्मिड में द्विगुणन मूलता यानी कि रिप्लिकेशन इसेंशियल पॉइंट पाया जाता है, जिसे वर्जिन ऑफ रिप्लिकेशन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, गाबा जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है, आवेग संचरण के दौरान पश्च सिनेप्टिक काल में कौन से आयन चैनल को खोलता है? यानी कि गाबा के द्वारा कौन सा आयन चैनल खुलता है? तो इसके द्वारा खुलता है Cl आयन LGC। ठीक है, गाबा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म होता है, गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड।
गाबा का फुल फॉर्म होता है। ये न्यूरॉन के कॉर्ड सेल में फैला होता है। गाबा जो है ये निम्न रूप में इसको प्रस्तुत करते हैं, यानी कि इस तरह से गाबा को प्रस्तुत किया जाता है। गाबा आवेग संचरण के दौरान पश्च सिनेप्टिक काल में क्लोराइड आयन चैनल को खोलता है। किसको? क्लोराइड आयन चैनल को खोलता है। अगला, मानव जीनोम में प्रोजेक्ट के अनुसार मानव जीनोम में लगभग कितने जीन होते हैं? तो मानव जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार मानव जीनोम में 30,000 जीन होते हैं। इसे HGP प्रोजेक्ट कहते हैं, ठीक है, HGP के नाम से भी जाना जाता है। ह्यूमन जीनोम न्यूक्लिक एसिड के समुच्चय होते हैं। इसमें 30,000 जीन जो है वो पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए कि पूर्णतः मानव जीनोम सीक्वेंस जो है ये कब तैयार किया गया, तो ये 12 फरवरी 2001 को तैयार किया गया था। कब? 12 फरवरी 2001 को पूरी तरह से ये बन के तैयार हो गया था, और इसमें 30,000 जीन जो है उपस्थित होते हैं। HGP के अनुसार मनुष्य कोशिकाओं में जीन की संख्या कितनी है? तभी हम लोगों ने देखा 30,000, 30 से 32 ये नियरेस्ट है, इसको सही मार्क कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वाहक के रूप में वाह जीन को वहित करने की क्षमता किसमें है? तो इसमें है YAC में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका प्रिंट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, RFLP पैटर्न इज यूज टू, RFLP विन्यास प्रयुक्त होता है, तो ये होता है DNA फिंगरप्रिंट में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। RFLP विन्यास DNA फिंगरप्रिंट में यूज होता है। अगर इसका फुल फॉर्म पूछ ले तो इसका फुल फॉर्म है रिस्ट्रिक्ट फ्रेगमेंट हेल्थ पॉलीमॉर्फिज्म। रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म RFLP का पूर्ण नाम है, और ये DNA फिंगरप्रिंट में यूज होता है। अगला क्वेश्चन, DNA के टुकड़ों को आकारानुसार व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो DNA के टुकड़ों को उनके आकार के अनुसार व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया है उसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये क्या है? तो ये एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा माइक्रोमोलिक्यूल्स को अलग करने का काम या उनका संश्लेषण करना या फिर आकार के अनुसार व्यवस्थित करने का कार्य किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यप आनुवांशिकता आधारित आविष्कृत सय पादप जिसमें रोग शाकानाशी पीड़क के प्रति प्रतिरोधकता जैसे लक्षणों बहुत ही लाभकारी होते हैं, फिर भी पर्यावरण के लिए एक गंभीर संकट खड़ा कर सकते हैं, वो संकट क्या है? ऐसे पौधे जो रख रखाव में शाकनाशी का अत्यधिक व्यवहार होता हो, ऐसे पौधे के पोषण में कृत्रिम उर्वरकों का अत्यधिक व्यवहार होता हो, या फिर जीन प्रारूपी प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप संविष्ट किए गए जीन अकस्मात लुप्त हो जाते हों, या फिर नए पोषक में जीन संविष्ट करने के परिणामों के बारे में पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यद्यप आनुवांशिकता आधारित वशीकृत सैन पादप यानी जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप प्लांट जो है इसमें रोग शाकनाशी पीड़क के प्रति प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टेंस जैसे लक्षणों बहुत ही लाभकारी होते हैं, फिर भी पर्यावरण के लिए ये गंभीर संकट पैदा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जीन जो होते हैं वो कॉम्पिटिशन के परिणाम स्वरूप यानी कि प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप संविष्ट किए गए जीन के अकस्मात लुप्त हो जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दुर्लभ संकर पादपों को बचाया जा सकता है, तो दुर्लभ संकर पादपों को पॉलन कल्चर के द्वारा बचाया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्लंट इंड लिगेशन इज अचीव्ड बाय कुंद अंत बंधाव द्वारा किया जाता है। सही जवाब ऑप्शन बी T4 DNA लाइगेज द्वारा। ब्लंट इंड लिगेशन T4 DNA लाइगेज द्वारा प्राप्त किया जाता है। फ्लेवर टमाटर विकसित किया जाता है। फ्लेवर टमाटर किसके द्वारा? तो एटिसेंस RNA टेक्नोलॉजी के द्वारा फ्लेवर टमाटर जो है वो विकसित किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्लेवर सेवर टमाटो को CGN आनुवांशिक रूप से संशोधित टमाटर के रूप में भी जाना जाता है। उत्प्रेरक के लिए DNA के अणुओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इसी को रिस्ट्रिक्ट एंजाइम कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्प्रेरक के लिए DNA के अणुओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त करना उसका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, जबकि DNA लाइकेज DNA के छोटे छोटे अणुओं को जोड़ने का कार्य करता है। DNA फिंगरप्रिंट किसके द्वारा खोजा गया?
डीएनए फिंगरप्रिंट्स हम लोगों ने अभी देखा था जेफरिस के द्वारा, एलेक्स जेफरिस के द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंट 1986 में खोजा गया। एल्टीग्रेड बायोलॉजी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक पहली बार किसके द्वारा विकसित की गई? तो एलेक्स जेफरिस के द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब है। वही डीएनए तकनीक जिससे मतलब जो जैसे बलात्कारी हो गए, हत्यारे हो गए, दोषी हो गए, इन सब का पहचान किया जाता है। और इसके साथ साथ वही जो हम लोग एग्जाम में फिंगरप्रिंट लगाते हैं, आधार कार्ड में लगाते हैं, उसी को डीएनए फिंगरप्रिंट कहा जाता है, या एलेक्स जेफरिस के द्वारा खोजा गया था। अगला क्वेश्चन, जीवाणुओं में गुणसूत्रीय आनुवांशिक तत्वों से जुड़ा रहने वाला गुणसूत्र बाह्य आनुवांशिक तत्व क्या कहलाता है? सही जवाब ऑप्शन ए प्लाज्मिड कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मिड कहलाता है। इनमें से किन्हें जैव तकनीकी का पितामह कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किसे कहा जाता है? तो इकोरिल इरेकी को फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? कोरिल इरेकी को फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। वहीं चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया अगर पूछा जाए तो एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके का आविष्कार किया गया। एडवर्ड जेनर को ही फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। और आनुवांशिकी की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने, इन्हें आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। कैरी वैक्स मुलिम एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, ये अमेरिकी जैव रसायनज्ञ थे। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। लैंगिक असंगत को दूर किया जाता है। लैंगिक असंगत को किसके द्वारा दूर किया जाता है? तो लैंगिक असंगत को प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के द्वारा दूर किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लैंगिक असंगत को किसके द्वारा? प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के द्वारा दूर किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि डीएनए के एक अमूक टुकड़े से उसी प्रकार के असंख्य टुकड़ों को शीघ्र और सही बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर जिसे कहते हैं। पीसीआर पॉलीमरेज चैन रिएक्शन विधि ऐसी किसी डीएनए के टुकड़े से उसी प्रकार से असंख्य टुकड़ों को शीघ्र और सही तरीके से बनाने के यूज में लाया जाता है। कैरुमुलिस द्वारा पीसीआर का उपयोग 1983 में किया गया, इसलिए 1993 में इन्हें रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया गया था। एलटी बायोलॉजी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, शीत परिरक्षण किसके लिए उपयोगी है? प्रिजर्वेशन ऑफ सीमेन, लिविंग सेल, वेरी यंग फीटस, या फिर ऑल ऑफ एबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। शीत परिरक्षण यानी क्रायो प्रिजर्वेशन इज यूजफुल ऑफ, ये वीर का परिरक्षण, जीवित कोशिका और बहुत अल्पवयस्क भ्रूण तीनों के लिए उपयोगी है। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन एक विधि है जिसमें शुक्राणु कोशिकाएं समान कोशिका ऊतक अंतर कोशिकीय प्रद्रव अंगों में निम्न तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड जिसमें ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, या फिर -196 डिग्री सेल्सियस पर द्रवित नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। अब देखिए, अगर पूछ लिया गया कि -80 डिग्री पे क्या यूज किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और -196 पर नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका इस्तेमाल करके इसको सुरक्षित रखा जाता है। इस टॉपिक के 83 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसका डिस्कस किया जाएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और एक कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।